हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। और कोशिश करना कि आज के टॉपिक को देखने से पहले इससे पहले के सारे टॉपिक तुम देख चुके हो, ताकि आज का जो टॉपिक है वो तुम्हें समझ में आए। और आज का जो टॉपिक है ये हमारे पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2 और 3 और 4 नंबर के जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वो आज की इसी क्लास से बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम योजना आयोग से। देखो, योजना आयोग जो है उसको हमने बनाया था 1950 में, तो हमें थोड़ी बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि 1 और 2 नंबर के सवाल इससे कई बार बनते हैं। तो देखो, स्क्रीन पर जो तुम्हारे ये जितनी भी चीज़ें लिखी आ रही हैं, इसके बाहर योजना आयोग के अंदर जो भी सवाल बन सकता है वो सारे के सारे इस चीज़ में है। देखो, सबसे पहले तो योजना आयोग, देखो हमारे संविधान के अंदर तुम देखोगे तो ऐसा कोई भी आयोग या कोई भी निकाय नाम का नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान तो बन चुका था 1950 जनवरी से पहले, और इसको हमने बनाया है मार्च 1950 में। तो एक तो स्थापना याद रखने की, साधारण प्रस्ताव के माध्यम से मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई। तो देखो, स्थापना के बाद हमें ये याद रखना है इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। और ये सरकार को एक तरीके से सलाहकार की भूमिका निभाता है, यानी सलाह देने वाला काम करता है। और इसकी सिफारिशें ना तभी मंजूर होंगी जब हमारा जो मंत्रिमंडल है वो इसे मंजूर करे। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो हमें ये भी याद रखना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके बाद हमें जो अगला पता होना चाहिए वो है नीति आयोग। देखो, नीति आयोग भी उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा योजना आयोग था। देखो, 2014 के बाद 2000 जैसे ही 15 आता है तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की जाती है। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। और यह संस्था जो है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष का चयन यानी उनको चुनने का काम भी कौन करता है? वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। एक बात और याद रखना है कि आज के समय में कोई भी योजना आयोग नाम का संगठन नहीं है। योजना आयोग जो है उसको 2015 में जैसे ही नीति आयोग को बनाया गया, उससे पहले उसे ख़त्म कर दिया गया। अब जो हमारे देश में योजनाओं को तैयार करता है, योजनाओं को बनाता है, जहाँ से हम नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं, वो क्या है? उस संगठन का नाम है नीति आयोग। देखो, नीति आयोग का जो काम करने का तरीका है वो भी वैसे ही है जैसे हमारा योजना आयोग काम करता था। तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। इसमें भी कौन है? प्रधानमंत्री। और जैसे उसमें योजना आयोग में कुछ विशेषज्ञ होते थे, कुछ योजनाकार होते थे, कुछ अर्थशास्त्री होते थे, जो मिलकर क्या करते थे? वो देश के विकास के लिए योजनाएं तैयार करते थे। तरीके से जो नीति आयोग है वो भी क्या काम करता है? वो भी हमारे देश के लिए योजनाओं का निर्माण करता है, योजनाएं तैयार करता है और उसको लागू करता है। देखो, देश में जो योजनाएं थी उसके लिए हमने योजना आयोग तो बना दिया 1950 मार्च में, लेकिन उसके बाद देश के अंदर हमें योजनाएं लागू करनी थी और उसके लिए हमने तैयार की पंचवर्षीय योजनाएं। अब ये पंचवर्षीय योजनाएं आखिर होती क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाएं हम कहते हैं, देखो अगले 5 सालों में क्या योजनाएं तैयार करनी है, देश की तरक्की कितनी लेके जानी है, किन किन नीतियों को और कार्यक्रमों को लागू करना है, उन सभी चीज़ों के लिए हम जो योजना तैयार करेंगे, यानी अगले 5 वर्षों के लिए बनाई गई योजनाओं को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो इसी के साथ 1 नंबर में ये सब याद रखेंगे कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1952। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1961। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होनी थी? 1967। लेकिन 1967 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम 5 सालों के चलाने के लिए योजनाएं जो चलानी हमें उसके लिए पैसा तो चाहिए। तो हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब है, बेरोजगारी चल रही है, गरीबी चल रही है, महंगाई चल रही है। देश 1962 में युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद 1965 में युद्ध लड़ा, तो 62 में चीन से, 65 में पाकिस्तान से। इस वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से हम योजना चालू नहीं कर पाए और उसकी जगह हमने 1-1 साल के लिए योजनाएं चलाई, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक योजनाएं। तो इसके बाद फोकस करेंगे अपना पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना बहुत ज़रूरी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी बुक से ली गई है, इसलिए इसके अंदर लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो पहली चीज़ क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना 1952 से 1956 तक चलाई गई।
अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना, के.एन. राज। क्यों? क्योंकि के.एन. राज जो थे उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना के वो युवा विशेषज्ञ थे और उनका ये मानना था कि शुरू के जो 2 दशक है ना, 1950 से लेकर 1970 तक, इन 20 सालों में शुरुआत के 2 दशकों में हमारी जो गति होनी चाहिए विकास की, वो कैसे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए धीमी। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, हमारे देश में कृषि क्षेत्र का ना जो विकास था वो इतना कम था और हम अपने देश का अनाज दूसरे देशों से खरीदते थे। इस वजह से पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा फोकस किया गया कृषि और ग्रामीण विकास पर। इसीलिए हमने क्या क्या चीज़ों का निर्माण किया? हमने कृषि के ऊपर फोकस किया, हमने सिंचाई प्रणाली का विकास किया, हमने बांध निर्माण पर पैसा लगाया। तो हमने जो पूंजी निवेश की वो कृषि पर, सिंचाई पर, बांध निर्माण पर। इसके अलावा जो योजनाकार थे जिन्होंने ये योजना तैयार की थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की, उन्होंने कृषि के विकास के लिए भूमि सुधार को भी बढ़ावा दिया। जो छोटे छोटे खेत होते हैं ना, उनको सही किया उन्होंने। बड़े खेतों मतलब उन्होंने खेतों का आकार बढ़ाया, उन्होंने ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म किया, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनसे लेकर गरीबों में बांटा। और लास्ट और अंतिम याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? हमारे देश की जो आय का स्तर है उसे ऊंचा बढ़ाना है। देश में जो कमाई हो रही है ना उसको ऊंचा बढ़ाना है, उसके आय के स्तर को ऊंचा स्तर करना है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखो, पहली भी याद होनी चाहिए, दूसरी भी याद होनी चाहिए, दोनों में अंतर क्या है वो भी याद होना चाहिए। तो देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956 से 61। और पहली कब चलाई गई थी? 1952 से 56। तो दूसरी चलाई गई 1956 से 61 तक। इस योजना का निर्माण करने में नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व का मतलब होता है सबसे आगे कौन थे? पीसी महालनोबिस। तो उनके नेतृत्व में ये योजना बनाई गई। और भी कई सारे अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ थे, वो भी योजना में शामिल थे। इस योजना में मुख्य ध्यान किस पे था? तो ये हमें याद रखना है कि देखो, पहले में फोकस किया गया था कृषि पर और गाँव पर। इसमें फोकस किया गया भारी उद्योगों को लगाने पर। अब भारी उद्योग का मतलब होता क्या है? देखो, भारी उद्योग का मतलब है जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, लोहा इस्पात उद्योग हो गया, जिसमें जो भी उत्पाद तैयार हो उसका वजन ज़्यादा होता है, उसमें जो भी चीज़ बनती है ना वो भारी होती है, तो उसे हम बोलते हैं भारी उद्योग, जैसे सीमेंट उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग। इसके अलावा भारी उद्योगों के अलावा इन्होंने शहरी क्षेत्रों पर भी काफ़ी फोकस किया। पहले वाले में गाँव पे फोकस किया गया था, दूसरे वाले में शहरी पे फोकस किया गया है। अब तीसरी विशेषता और तीसरा अंतर भी कह सकते हो। देखो, पहले वाले में हमने देखा था कि उसमें उन्होंने बोला था, जो के.एन. राज थे, कि भाई शुरू के 2 दशक में हमारे देश की जो विकास की गति हो कैसी हो? धीमी हो। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो तेज गति से विकास करने पर केंद्रित थी, यानी हमें तेज गति से विकास करना है। उसके बाद ये चौथा पॉइंट याद रखना हमें कि प्राइवेट और सरकारी यानी निजी और सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क जो होता है उसको बढ़ावा दिया गया, यानी आयात शुल्कों में वृद्धि की गई। तो आयात शुल्क का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बाहर से अगर आ रही है उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देना। और पांचवा पॉइंट जो हमें याद रखना है, आज के समय में हम देखते हैं ना हमारा देश उद्योगों में इतना आगे आ चुका है, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि भारत में औद्योगिकरण की नींव कहाँ से पड़ी है? इसी योजना से। देखो, इसके बाद शुरू करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कुछ कमियां थीं या कुछ समस्याएं थी, और ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कमियां थी। सबसे पहली कमी तो ये थी कि अगर हम अपने देश में उद्योग लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी प्रौद्योगिकी, और उसको खरीदने के लिए भाई तुम्हारे देश का पैसा थोड़ी लेंगे कोई, हमारे देश के पैसा थोड़ी चलता, उसमें तो विदेशी मुद्रा चलती है, यानी डॉलर के अंदर हमें खरीदनी पड़ी। तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा थी वो हमारा उन टेक्नोलॉजी को खरीदने में खर्च हो रहा था। दूसरी बात, देखो हमने पढ़ा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे ध्यान दिया गया, यानी कि भारी उद्योगों पे तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन कृषि पर तो ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया। अब जब हम अपने देश में कृषि पर ध्यान देंगे नहीं तो हमारे देश में कौन से संकट होंगे? खाद्यान्न संकट। हमारा देश आत्मनिर्भर था ही नहीं उस समय, तो खाने के लिए हमें अनाज वगैरह दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। तो कृषि पर ध्यान ना देकर ये भी तो एक समस्या पैदा हो गई।
तीसरी चीज, कुछ योजनाकार ये कहते हैं कि भाई जो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जिन योजनाकारों ने बनाई है, उन्होंने उद्योगों और कृषि के विकास के बीच में संतुलन कायम ही नहीं किया। उन्होंने जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई उसमें उद्योगों पे ज़्यादा फोकस किया गया, कृषि पे कम किया गया, तो संतुलन कायम ही नहीं था इसमें। तो लास्ट पॉइंट भी बड़ा आसान है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा फोकस शहरों पर था, शहरों का विकास हो रहा था, लेकिन गाँवों के ऊपर तो किसी ने इतना फोकस किया नहीं, तो गाँव का इतना विकास नहीं हुआ। इसके बाद हमारे इस पूरे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और इसके साथ ही हमारे पाठ ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, एक शब्द है, एक पूरा बॉक्स दे रखा है, विकेंद्रित नियोजन। भाई 1 नंबर का सवाल है, याद रखना, हमारे देश में किस राज्य में विकेंद्रीकृत नियोजन लागू किया गया है, वो है केरल मॉडल। अब तो विकेंद्रीकृत नियोजन में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारी उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी इन्होंने देखो लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऐसी चीज़ें नहीं लगाई। इन्होंने आधारभूत विकास पर ध्यान दिया। देखो, आधारभूत विकास का मतलब होता है स्वास्थ्य पे ध्यान देना, शिक्षा पे ध्यान देना, सड़कों पे ध्यान देना, लोगों के आवास पे ध्यान देना, लोगों के पीने के पानी पे ध्यान देना, लोगों की बिजली के ऊपर ध्यान देना। इसी के साथ हमें यह भी याद रखना है कि नव लोकतांत्रिक पहल शुरू करने वाला राज्य कौन सा था? केरल। कब शुरू किया उन्होंने? 1987 से 1991 के बीच। इसी के साथ देखो, पहला पॉइंट याद रखना, नव लोकतांत्रिक पहल का पहला पॉइंट है कि लोगों के विकास में सीधी भागीदारी बढ़े, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। विज्ञान और पर्यावरण के बारे में 100% लोगों को पता हो, 100% साक्षरता हो, इसके बारे में इन्होंने काम किया है। और उसके अलावा इन्होंने काम क्या किया है? पंचायत, प्रखंड और जिले, यानी इन तीनों स्तर पे जो योजनाएं लागू होती है ना, उसमें लोगों की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, इस चीज़ पे इन्होंने काम किया है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है। नए सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज़ें आ रही थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार के सिलेबस में नहीं आ रही हैं। एक बात चीज़ें याद रखनी है कि सबको 12th क्लास को जो नोट्स बनाने वो अपने हाथ से बनाने हैं, और देख देख कर बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, फेयर कॉपी में बनाओ, ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। अब इसके बाद अगर ग्रुप में मुझे पिछले जितने भी PYQ आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगर वो भेजना है तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, और कोशिश करना उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये चैप्टर तुम्हें कितना समझ में आया है।